आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बारे में। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जितने भी बच्चे हैं वो सारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेस इस पर अपलोड्स होते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम जिससे कि हमारे बॉडी में मैसेज जाता है। कोई भी चीज़ अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं या फिर कोई भी चीज़ हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में होता है, कोई भी चेंज, तो वो सारे चीज़ को नोटिस करके ब्रेन को मैसेज जो देता है वही हमारा नर्वस सिस्टम होता है। तो चलिए उसी के बारे में और ब्रेन के बारे में, उसके फंक्शंस और पार्ट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं नर्व सेल। ये है नर्व सेल। तो नर्व सेल जो है वो बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम और कंपटीशन में भी पूछ दिया जाता है कि विच सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। तो आपको सीधा तो अगर वहाँ पे ऑप्शन रहेगा तो आपको लिखना है नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। यही है जो पूरे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। और इसके भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं साइटोन रीजन। फिर ये है एक्सॉन रीजन और सबसे लास्ट में जो नीचे है उसे एक्सॉन बल्ब कहा जाता है। और आपको ये बीच में एक सर्कल टाइप का दिख रहा होगा, ये है न्यूक्लियस। किसी भी सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो सेल कैसे मानेंगे कि वो एक्टिव सेल या फिर डेड सेल है। तो इसलिए न्यूक्लियस होता ही है। और उसके बाद जो पावर हाउस है सेल्स का वो है आपका निसल्स ग्रैंड्यूल्स। ये जो है पावर हाउस होता है सेल का, साइटोन रीजन में ये होता है। उसके बाद अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे कि आखिर बाहरी इन्वायरमेंट में अगर आपने किसी चीज़ को टच किया या फिर फील किया या फिर हवा चल रहा है, वो पता है कैसे चलता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, इसे मैं जूम करने का कोशिश करता हूँ, अगर हो गया तो आपको दिखा चाहता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये है डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स है, अच्छा है आपको दिखने लगा होगा। यह है डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स से भी एक चीज़ निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं डेंड्रॉन। और जो डेंड्रॉन है वही सिग्नल को रिसीव करता है, वो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर साइट कह सकते हैं आप उसको। और वही सिग्नल को रिसीव करता है और फिर डेंड्राइट्स को देता है। और डेंड्राइट्स किसे देता है, तो डेंड्राइट्स उस सिग्नल को, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को भेजता है साइटोन में। और उसके बाद साइटोन से वो कहाँ जाता है, तो फिर वो साइटोन से एक्सॉन में जाता है। एक्सॉन ये जो रीजन है ये एक्सॉन रीजन है। और उसके बाद वो चला जाता है डायरेक्ट ये एक्सॉन बल्ब में। एक्सॉन बल्ब में जाने के बाद वो जो है वहाँ पे एक छोटा सा एक स्पेस होता है। और वो दो नर्व सेल है वो आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। दो नर्व सेल आपस में जो है कनेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे एक स्पेस होता है, उसे हम लोग साइनेप्स कहते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो यहाँ से रिसीव हुआ। उसके बाद ये साइटोन में गया। साइटोन में जाने के बाद ये एक्सॉन में गया इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में। उसके बाद जो है ये एक्सॉन बल्ब में चला गया। और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो कुछ पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है एक्सॉन बल्ब में, वो उसको न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज कर देता है। वो एक केमिकल कंपाउंड होता है, हम आपको बता दें, जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर में उसको चेंज करता है। जब वो न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज होता है तो वो आगे की तरफ बढ़ जाता है एक केमिकल सब्सटेंस के रूप में, जिसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो साइटोन उसके बाद जाने के बाद वो न्यूरो ट्रांसमीटर में चेंज होता है और दूसरे में चला जाता है। इस दौरान उसको दूसरा डेंड्राइट्स होता है, जो दूसरे
सेल का डेंड्राइट होता है वो उसको रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद फिर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज हो जाता है। तो उसके बीच में जो साइनेप्स था, जो क्लेफ्ट था, उस क्लेफ्ट में आखिर इससे कौन मदद किया होगा, तो वो होता है सोडियम। सोडियम जो है वही इसको पूरा ट्रांसमिट कराता है। बाद जो ये सेल है, ये नर्व सेल आपको दिख रहा है, ये अनडिविजिबल है, ये टूट नहीं सकता है। ये सेल, नर्व सेल डिवाइड नहीं होता है। और क्यों डिवाइड नहीं होता है? क्योंकि इसमें सेंटोनॉल की कमी होती है और इसी के कारण ये डिवाइड नहीं होता है। और जो ह्यूमन ब्रेन है वो 90% नर्व सेल से बना हुआ है। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सा सेल है जो कि नहीं टूटता है, डिवाइड नहीं होता, तो वो है नर्व सेल्स। नर्व, या फिर आपके बारे में पूछ दिया जाएगा क्या नर्व सेल डिवाइड होता है या अनडिविजिबल है, तो ये अनडिविजिबल है। ये वापस से डिवाइड होकर नया सेल नहीं बना सकता है। तो आपको नर्व सेल के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए अब हम जानते हैं नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं मेनली 3 टाइप्स। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जो CNS है उसके अंदर में 2 आते हैं, कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमको ब्रेन पढ़ाएंगे। और उसके बाद दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद है PNS, जिसमें आपको ANS दिखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये भी एक नर्वस सिस्टम है। तो जो CNS है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपको समझ में ही आ गया होगा, यानी कि इस पूरे बॉडी के जो फंक्शन है सेंटर्स में जो होता है, ये सेंटर में होता है और पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम्स, जिसमें साइनेप्टिक और पैरासाइनेप्टिक न्यूरल सिस्टम्स होते हैं। तो ये सब बाद में पढ़ाएंगे, आज हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे और इसके टाइप्स हम आपको बता दिए हैं। और उसके बाद PNS आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि पेरिफेरल यानी कि बॉर्डर, जो कि बाहरी कोई चीज़ होता है, एनवायरनमेंट चेंज, तो वहाँ से वो मैसेज को पहुँचाता है, तो उसी को हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा नर्व सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद अब हम ब्रेन पढ़ेंगे। तो ब्रेन, जिसका जो साइंटिफिक नेम है एनसेफेलोन है, और ये जो कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रल बॉडी सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आता है। और ये जो एक ब्रेन बॉक्स ब्रेन है वो इसके ऊपर एक बॉक्स टाइप का होता है। ये ब्रेन हुआ, इसके ऊपर एक बॉक्स टाइप का बना रहता है, जिसे हम लोग स्कल कहते हैं, जो कि 8 बोन से मिलके बना होता है, और उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्रेनियम भी कहते हैं। तो ब्रेन जो है उसका जो वेट होता है वो 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक हो सकता है। और इसमें जो है 100 बिलियन नर्व्स होते हैं, 100 बिलियन नर्व सेल्स। और उसके बाद जो ब्रेन का स्टडी करता है उसे एनसीफेलोजिस्ट कहते हैं, क्योंकि एनसीफेलोन इसका नाम है। और उसके बाद जो ब्रेन है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 90% बना होता है किस नर्व सेल से, और बाकी और किसी और सेल से बना होता है। तो इसकी तरह इसमें 2 मैटर्स होते हैं, 2 टिश्यू होते हैं, एक वाइट टिश्यू यानी वाइट मैटर, और दूसरा होता है ग्रे मैटर। तो जो ग्रे मैटर होता है वो किसे कहते हैं हम लोग? ग्रे मैटर वैसे को कहते हैं जिसमें आपका साइटोन जो नर्व सेल है वो प्रेजेंट हो, और डेंड्राइट्स यानी कि 90% ये इसी से बना होता है। और उसके बाद होता है वाइट मैटर्स, जिसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं। तो इसी कारण से वो डिवाइड नहीं होता है, और 90% ब्रेन ही डिवाइड होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेन में कैंसर हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि 90% ऐसा सेल है जो डिवाइड नहीं होता, लेकिन 10% ऐसा है जो डिवाइड हो सकता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है। जो ब्रेन कैंसर का फर्स्ट स्टेज होता है उसे वही होता है हमारा वो, आप बहुत बार सुने होंगे, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर वही होता है। और ये ब्रेन कैंसर के स्टेज तक नहीं जाता है, उससे पहले ही आदमी का डेड हो जाता है। तो चलिए अब इसके पार्ट्स समझते हैं और उसके फंक्शंस को। तो इसके जो मेनली है वो 3 पार्ट्स या फिर कह सकते हैं 3 रीजन होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन में भी 3 होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डेंसिफिलोन। और डेंसिफिलोन में ही थैलमस और हाइपोथैलमस आ जाता है। उसके बाद होता है सेरिबेरल पेंड्यूकल्स, कॉर्पोरा क्वार्टिजेमिना, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों हिंग ब्रेन में आते हैं। तो आपको यहाँ पे
ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये तीनों जो है ब्रेन के क्लासिफिकेशंस है और इसी को हम डिटेल में जानेंगे, एक्सप्लेन इसके फंक्शंस और इसके लोकेशंस के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हम आपको बता देते हैं। जो ब्रेन है, ये मान लीजिए नीचे में ब्रेन है और इसके ऊपर ही थोड़ा सा स्पेस रहता है, ये स्कल है पूरा, इसके बीच में ये स्पेस है। तो जो ये स्पेस है 3 लेयर्स का, ये क्या करता है, मान लीजिए बाहरी इन्वायरमेंट में आप गिर गए, आपके ब्रेन में चोट लग गया उस पर, तो क्या करेगा, ये हल्का नीचे की तरफ कंप्रेस होगा और हल्का कंप्रेस होकर उस शॉक को सह लेगा। तो इसका काम है शॉक को सहना। और ये 3 लेयर्स होते हैं, ये तीनों के हम आपको नाम बताएंगे। सबसे ऊपर ये जो फर्स्ट है, इसे कहा जाता है डूरामेट्स। उसके बाद आता है आर्किनोड और फिर होता है पायामेट्स। ये 3 रीजन होता है और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जिसके कारण ये कंप्रेस होता है और आपस में टकराने से बचता है। उस फ्लूइड को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और नीचे में यहाँ पे आप ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए अब हम ब्रेन को समझते हैं। तो ब्रेन में जो है वो सबसे पहला हम आपको बताए थे ऑल्फैक्टरी लोब। आखिर ऑल्फैक्टरी लोब का क्या काम है? तो ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो ब्रेन में होता है। वो इस रीजन में आपको देखने में सेरिब्रम के नीचे होता है ऑल्फैक्टरी लोब। इसमें आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, इसमें हम लोग देखते हैं जो सेरिब्रम है, ये पूरा सेरिब्रम है। इसी में यहाँ पे जो है वो आता है आपका, इसी रीजन के आसपास ऑल्फैक्टरी लोब। इसका काम क्या है? जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को सूंघते हैं, स्मेल, साइट ऑफ स्मेल जो है वो ऑल्फैक्टरी लोब का ही काम है। उसके बाद है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है वो आपको दिख रहा होगा इसमें, ये पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। और इसके भी कुल 4 भाग है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और पेरिएंटल। ये चारों सेरिब्रम के ही पार्ट है। फ्रंटल ये जो है, अगर इसका काम क्या है तो इंटेलिजेंस। ये जो फ्रंटल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फ्रंटल का काम है पावर ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। और मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसे कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्टिविटी और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को भी फ्रंटल कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है टेम्पोरल। यहाँ पे आपको टेम्पोरल दिख रहा होगा, ये जो टेम्पोरल जो क्या करता है, ये हियरिंग, जो हम लोग सुनते हैं, स्पीच हेयरिंग का ये साइड होता है, इसी से हम लोग सुनते हैं और ये ब्रेन को मैसेज भेजता है, तरह से कह सकते हो। उसके बाद आता है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल आपको दिख रहा होगा, ये है ऑसिपिटल। ये सेंटर ऑफ विजुअल रिसेप्शंस होते हैं। जो विजुअल रिसेप्शंस हम लोग दिमाग में आता है, वो सारे चीज़ किसके कारण? ऑसिपिटल लोब या फिर ऑसिपिटल के कारण। उसके बाद आता है पेरिएंटल। ये भी इम्पॉर्टेंट बॉडी का ऑर्गन में तो होता है, क्योंकि टेस्ट जो हम लोग खाते हैं, अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, वो सब ऑसिपिटल हमें बताता है। और काफ़ी सेंसिटिव पेन्स जो होते हैं उसे भी टच, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब पेरिएंटल का फंक्शंस है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे डेंसिफेलोन, लेकिन उससे पहले हम आपको सेरिब्रम के कुछ बता देते हैं। सेरिब्रम के पार्ट्स को तो बता रही है, सेरिब्रम के फंक्शंस को तो वो होता है कंट्रोल, थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग और इंटेलिजेंस। आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि जो ये सेरिब्रम है, वहीं पे हम लोग सोचते हैं, वहीं से हम लोग को इंटेलिजेंस आता है, इमोशंस, ये सब कुछ जो है वो सेरिब्रम से ही हम लोग को आता है। उसके बाद आता है डेंसिफेलोन, जिससे हम लोग थैलमस या फिर हाइपोथैलमस भी कहते हैं। जो थैलमस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन है, क्योंकि जो थैलमस है, बॉडी के अंदर का कितना टेम्परेचर है उसको मेंटेन और रिकॉर्ड करने का काम जो है वो थैलमस का ही होता है। और ब्रेन को यही बताता है कि बॉडी के अंदर में कितना टेम्परेचर है और कितना है, उस सब को
थैलमस ही देखता है। उसके बाद आता है हाइपोथैलमस। नाम मिलता जुलता है तो इसका काम भी हल्का फुल्का मिलता जुलता है। हाइपोथैलमस जो होता है वो हमारे शरीर के बाहरी टेम्परेचर, बाहर ठंडा है, गर्म है या फिर मॉडरेट है, ये सब कुछ यही बताता है। और हाइपोथैलमस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि घृणा, ईर्ष्या, प्यार, गुस्सा, ये सारे चीज़ हाइपोथैलमस के कारण ही होता है। और हाइपोथैलमस जो है वही हमें भूख लगाता है, प्यास लगाता है, ये सारा काम फंक्शन हाइपोथैलमस का है। और हाइपोथैलमस काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है और ये जो है मेल्स में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होता है हाइपोथैलमस। और पेनेलियन ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड इसी रीजन में पाया जाता है। उसके बाद हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग मिड ब्रेन को देखेंगे डिटेल में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके अगले वीडियो में हम आपको मिड ब्रेन और फिर अगले वीडियो में हिंग ब्रेन के बारे में बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए